हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं वही आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र शाह हाजिर हूँ आज फिर एक नया एपिसोड लेकर के, एक नया वीडियो लेकर के आपके लिए। हम 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को प्रोसीड कर रहे थे और इस चैप्टर को प्रोसीड करते करते हम पहुंचे थे कि भाई ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन करता है तो वो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपसे बताया था कि ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना किसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नहीं हो सकता। तो हमने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जाना अपने लास्ट वीडियो में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जहां पर एक हमारा फीमेल हुआ करता था और दूसरा हमारा मेल हुआ करता था। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जाना, उसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में जाना। सेम एज हम फीमेल के पास गए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने उसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी को जाना, एक्सेसरी डक्ट्स को जाना और एक्सटर्नल जेनिटलिया वेजाना के बारे में जाना। जब दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम समझ चुके हैं तो अब बारी ये आती है कि हम जाने कि आखिर इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट्स कैसे बनते हैं। सवाल आता है गैमीट्स क्या है। तो गैमीट्स एक तरीके की सेल है, जैसे हमारे बॉडी की सेल्स है, सेम एज हमारे रिप्रोडक्टिव भी एक सेल है और उस रिप्रोडक्टिव सेल को हम गैमीट्स कहते हैं। बेसिकली जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स आप देख रहे हैं, ये स्विम करते हुए हमारे नन्हे मुन्ने स्पर्म्स आप देख रहे हैं, ये स्पर्म हमारे गैमीट है, एक मेल गैमीट है हमारे स्पर्म। और ये स्पर्म बने कैसे, इस बारे को जानना, इस बारे में जानना हमारी हेडिंग बन जाती है गैमीटोजेनेसिस। क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्टिव सेल, विदाउट गैमीट, विदाउट सेक्स सेल्स हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद गैमीटोजेनेसिस पढ़ना पड़ा। जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन कर किसका रहे हैं हम लोग, गैमीट्स। इसलिए हमारी हेडिंग बनती है गैमीटोजेनेसिस, जहां हम ये जानेंगे कि आखिर एक ह्यूमन मेल या ह्यूमन फीमेल कैसे गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। जब गैमीट्स को जान लेंगे तो आगे के प्रोसीजर चालू करेंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं गैमीट्स के फॉर्मेशन पे। तो आज का टॉपिक हमारे लिए है गैमीटोजेनेसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज लास्ट वीडियो देख करके आए, बिकॉज ये टॉपिक समझ में तो आ जाएगा 100%, बस लास्ट वीडियो देख करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि आपके व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते रहते हैं। आप बस मोटिवेट करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं गैमीटोजेनेसिस से। जैसा कि मैंने बताया, गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। और ये गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है गोनेड्स में। गोनेड्स है क्या, आप पढ़ चुके हैं भाई। मेल में जो गोनेड्स होता है वो होता है टेस्टिस, हमने बखूबी टेस्टिस के बारे में पढ़ा हुआ है। और फीमेल के गोनेड्स की बात करेंगे तो वो है हमारी ओवरी। इनके बारे में भी हमने जाना है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है, फिर भी मैंने यहाँ पर एक बार आपको फिर से दिखाया है कि ये हमारे वो गैमीट्स का जो जहां बनते थे गैमीट्स, यानी वो हमारा पार्ट है। ये हमारे टेस्टिस का एक छोटा सा सेक्शन है, जहां पर आप ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये लाइनिंग हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ करती थी। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे छोटे छोटे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ये हमारा गोनेड्स है। ये है कहाँ, ये है टेस्टिस के अंदर। तो मेल गोनेड्स हो गए हमारे टेस्टिस, और फीमेल गोनेड ये है ओवरी हमारी, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, जहां पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी ओवम का फॉर्मेशन हुआ है। तो मेल गैमीट्स हमारे हो गए, मेल गोनेड्स हमारे हो गए टेस्टिस, एंड फीमेल गोनेड्स हमारी है ओवरी। टेस्टिस में फैक्ट्री लगी हुई है स्पर्म बनाने की और ओवरी में ओवम बनाने की। तो चलिए आज सबसे पहले फिनिश करते हैं हम गैमीट्स के फॉर्मेशन में, वो भी किसके, मेल के फॉर्मेशन में। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमीटोजेनेसिस लिख दिया है। दो ही टाइप के टाइप होने थे,
टू ही टाइप्स होने थे। क्यों टू ही टाइप्स होने थे? बिकॉज जब दो गोनेड्स हैं तो दो तरीके के गैमीट्स बनेंगे। मेल गोनेड था तो बनेगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल है तो oogenesis। तो यहां पर टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का मीन ये होगा द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। चलिए, बड़ा ये क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे बॉडी में स्पर्म बना कैसे, सर स्पर्म की स्पीड क्या है, स्पर्म की क्वांटिटी क्या है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्पर्म की क्वांटिटी क्या है भाई। सबसे पहले बात करते हैं कोई डिफिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या इसी को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। एनसीईआरटी स्पर्म ना लिख करके स्टार्टिंग में स्पर्मेटोजोआ राइट करती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता था। आपने इस चीज को अच्छे से समझा हुआ है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना हुआ स्पर्म हमारे कहां जाता था? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस में वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से वास डिफरेंस से यूरेटर, और इसके लिए मैंने आपको फंडा भी बताया था 7 अप करके, जो पाथ ऑफ स्पर्म को क्लियर करता है। तो सबसे पहली बात आ गई कि हाँ भाई, हमने ये तो जान चुके कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। तो द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस या इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात आती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की मैकेनिज्म की, तो हम अगली हेडिंग पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए, हम स्पर्मेटोजेनेसिस को दो पार्ट में लेके जाएंगे। सबसे पहला पार्ट हम बनाएंगे अपना, सबसे जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो पार्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, घबराइए नहीं, ये स्पर्म के बनने के या स्पर्मेटोजोआ के बनने के उसके फॉर्म्स हैं। अभी सारे फॉर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आपको चीज एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, यानी स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोगोनिया ये मदर सेल का नाम है, यानी कि ये बेचारे स्पर्म की मम्मी हैं, जिनसे ढेर सारे स्पर्म बनने वाले हैं। तो जिनसे स्पर्म बनने वाले हैं वो उनकी मदर सेल है। भाई किसी ना किसी सेल से तो स्पर्म बनेंगे। जैसे ये समझ लीजिए कि कभी कभी घरों की वॉल पे जब उनका पेंट पुराना हो जाता है तो वो एज अ क्रस्ट यानी पपड़ी जैसा टूट के गिरता है। कुछ ऐसे टेस्टिस के अंदर है, टेस्टिस की जो वॉल है, जो मेन वॉल है, उस वॉल से ही नए नए सेल्स बनते रहते हैं और वो नए सेल्स स्पर्म का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो उस वॉल से बनने वाली जो नई सेल है उसको हमने नाम दिया है क्या? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटिड्स को। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन है, हमें ये करना है कि फॉर्मेशन करना है स्पर्मेटिड्स का, क्योंकि यही स्पर्मेटिड्स आगे कन्वर्ट होकर के स्पर्म बनाते हैं। यही स्पर्मेटिड्स आगे कन्वर्ट होकर के स्पर्म बनाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले मंजिल जो हमारी है वो है स्पर्मेटिड को बनाओ। प्रोसेस कहां चलेगा? तो प्रोसेस चलेगा सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेकंड स्टेप, हम जब हमारा स्पर्मेटिड तैयार होगा तो वो स्पर्मेटिड को मैच्योर होना पड़ेगा। मैं भी स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ नहीं बोल रहा हूं या स्पर्म नहीं बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि स्पर्मेटिड अभी इमेच्योर है। ये मैच्योर होने के बाद स्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो दूसरा प्रोसेस ये आ गया कि हमें स्पर्मेटिड को मैच्योर कराना पड़ेगा, और मैच्योर कराने के लिए हमारी अगली हेडिंग हमें पढ़नी पड़ेगी और वो है स्पर्मियोजेनेसिस, जहां पर स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू स्पर्म में, यानी कि मैच्योर खूबसूरत स्पर्म। तो टू मैकेनिज्म है स्पर्म फॉर्मेशन की, एक मैच्योर स्पर्म फॉर्मेशन की, ऐसी को आप स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं। सबसे पहला करना क्या है हमें? सबसे पहले हमें करना है कि फॉर्मेशन करना है स्पर्मेटिड का। स्पर्मेटिड को बनाने वाला कौन है? तो स्पर्मेटिड को बनाने वाली सेल्स हैं, जो मदर सेल है उसकी, जो उनकी माता जी हैं, वो है स्पर्मेटोगोनिया। जब हमारा स्पर्मेटिड तैयार हो जाएगा तो अभी ये मोटाइल नहीं होता है, अभी ये स्फेरिकल शेप में होता है। तो इसको मोटाइल करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट आएगा मैकेनिज्म, सेकंड मैकेनिज्म, वो होगा स्पर्मियोजेनेसिस, जहां पर हम स्पर्मेटिड को ट्रांसफॉर्म करेंगे स्पर्म में। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए एक बेहतरीन सा चार्ट मैंने बनाया हुआ है, देखिएगा ध्यान से आप। सबसे पहले हम आपको कुछ फेज के नाम बताते हैं। एनसीईआरटी फेज नहीं लिखे होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए फेज बनाता हूं। सबसे पहले आप जो फेज पढ़ेंगे, यानी आप जब किसी को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सबसे पहली बात आपने करनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड सेकंड स्टेप इज स्पर्मियोजेनेसिस। अब आ गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, हमें स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करना है। तो स्पर्मेटिड जो आप देख रहे हैं, देखिए अभी स्पर्मेटिड स्फेरिकल शेप में है, अभी मैच्योर स्पर्म में नहीं बदले हैं। तो ये जो फेज है आप इसको 3 फेज में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट फेज इज ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड स्टेप आपको हम बताएंगे ग्रोथ फेज। थर्ड स्टेप जाएगा हमारा मैचुरेशन फेज। यानी हमें, अगर हम स्पर्मेटो या नॉर्मली अगर आप अपने एकेडमिक की बात करेंगे तो आप एकेडमिक में अपने सीधे बोलेंगे कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो रहा है 3 फेज में। फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज इज मैचुरेशन फेज। 3 फेज। सीधे से आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी यहां मत पहुंच जाइए, सीधे अभी ऊपर ही रहिए। अभी सबसे पहला आया है ग्रोथ फेज। ये ग्रोथ फेज क्या है? सबसे पहला ग्रोथ फेज, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, सॉरी माय डियर, सॉरी। सबसे पहले आया है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में अगर आप देखें तो आपने सेमिनिफेरस, देखिए ये छोटा सा सेक्शन दिखा रहा हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। यहां जो ये कॉर्नर पे सेल्स लगी होती हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एकदम बेस पे से लगी हुई हैं, इन सेल को हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। ये हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, स्पर्मेटोगोनिया। ये मदर सेल हुआ करती है हमारे स्पर्म की, स्पर्मेटोजोआ की। ये स्पर्मेटोगोनिया, भाई स्पर्मेटोगोनिया तो अभी एक कांस्टेंट नंबर पे है। अगर इनसे हर एक से एक स्पर्म बनेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया अपने में माइटोसिस डिवीजन करके अपने नंबर को इंक्रीज करती है। अपने नंबर को इंक्रीज करती है स्पर्मेटोगोनिया, नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन करके। नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन कर रही है, और माइटोसिस डिवीजन करके, देखिए ये लिखा है, माइटोसिस डिवीजन करके अपने नंबर को इंक्रीज कर लिया इन्होंने। नंबर को इंक्रीज कर रहा है इसलिए हमने बोल दिया मल्टीप्लिकेशन। नंबर इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमने बोल दिया मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यहां पर आपने याद रखना है मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, यू नो दैट वेरी वेल, माइटोसिस डिवीजन में हमेशा जो क्रोमोसोम नंबर मदर में होता है वही क्रोमोसोम नंबर उसकी डॉटर सेल में भी होगा। जो मदर में वही डॉटर सेल में, सेम क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इसलिए हम इस डिवीजन को माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। तो पहला फेज एकदम क्लियर हो गया कि मल्टीप्लिकेशन फेज जो हमारा होगा, इस फेज में हमारे स्पर्मेटोगोनिया जो कि हमारी मदर सेल है, जो कि हमारी मदर सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर को बढ़ाएगा। कहां एक थे, कहां इसने इतने कर दिया, ऐसे तो मिलियंस हैं मौजूद। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर बढ़ गया, सबसे सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई चल रहा है, नंबर बढ़ रहा है, याद रहेगा? वेरी गुड। आगे चलिए। अब जो हमारी मदर सेल थी बेचारी अभी छोटे छोटे थे। अब मदर सेल अपने साइज को इंक्रीज करती है। जब मदर सेल अपने साइज को इंक्रीज करती है तो आप इस फेज को नाम देते हो ग्रोथ फेज। अब ये फेज गया ग्रोथ। अभी छोटी सी बॉल थी, अभी बड़ी हो गई, ग्रोथ किया उसने, ग्रोथ किया है तो आपने बोल दिया ग्रोथ फेज। देखिए सबसे पहले स्मॉल साइज की थी, अब थोड़ा सा ग्रोथ कलर चेंज करके आप मैंने ग्रोथ को दिखाने की शो किया है, तो हमारी ग्रोथ फेज हो गई, ग्रोथ हो गया। अब ये मियोसिस डिवीजन के लिए प्रिपेयर है। मियोसिस डिवीजन अगर आपके दिमाग से उतर गया है तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं मियोसिस डिवीजन के बारे में। ये आपकी एक मदर सेल है,
जिसे आप कहते हो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर? जब भी किसी सेल में मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट मियोसिस में हमारी एक मदर सेल, यानी जहां पर क्रोमोसोम नंबर 2 है ना, 2n का मतलब डिप्लॉइड, यानी अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो 2n का मतलब हो गया 46। 23 पेयर्स होते तो 46 मैंने कंप्लीटली ऐड कर दिया। मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक मियोसिस फर्स्ट, जिसमें हमारी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हुई और इसने 2 सेल बना दिए। दोनों सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ पहुंचते हैं, दोनों सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ पहुंचते हैं, यानी कि मियोसिस फर्स्ट में जब हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हाफ पहुंचे और एक स्पर्मेटोगोनिया 2 में डिवाइड हो गई। इसका नाम यहां बदल जाएगा, इसका नाम यहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कर देंगे, लेकिन अभी नाम में मत जाइए, नाम तो अभी आएंगे अपने चार्ट पे। तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट हुआ, एक सेल से 2 सेल बनती है, क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो गया, कहां 2n हुआ था, आधा हो गया, H फॉर हाफ, H फॉर हैप्लॉइड, इसी को लिखते क्या, हैप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड। आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ रिड्यूस हो गया, कहां 2n था, कहां सिर्फ n बचा, कंडीशन हैप्लॉइड हो गई, हैप्लॉइड हो गई। अब फिर क्या हुआ, मियोसिस सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस जब सेकंड स्टेप स्टार्ट हुआ तो हर एक सेल ने डिवीजन करके फिर से 2 सेल बना दिए, हर एक सेल ने डिवीजन करके फिर 2 सेल्स बना दिए। लेकिन घटनाएं थोड़ी सी अलग दिख रही है कि हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर वही हाफ रहे जो उनकी मदर में थे। ये इनकी मदर है और ये दोनों इनकी मदर है। जब भी किसी सेल में डिवीजन होता है वो मदर होती है, उससे बनने वाली सेल को हम डॉटर सेल कहते हैं। कई जगह सवाल पूछ दिया था, सर डॉटर ही क्यों कहते हैं, सन क्यों नहीं कहते हैं? तो सन इसलिए नहीं कहते क्योंकि इस धरती पर नेचुरल तरीके से अगर कोई बच्चों को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो फीमेल्स ही हैं। और एक डॉटर भविष्य में एक मदर बनती है। फादर सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, फादर हेल्प करते हैं अपने गैमेट देने की, लेकिन जो मेन रोल होता है वो मेन रोल फीमेल्स का होता है। वो उसे 9 मंथ ड्यूरेशन या जितने भी हो अलग अलग एनिमल्स के डिफरेंट प्रेगनेंसी पीरियड्स हैं वो बियर करती हैं। इसलिए जब कभी भी सेल डिवाइड होती है जिसमें डिवीजन होता है वो मदर होंगी और जो बनने वाली सेल है वो डॉटर होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मियोसिस जो सेल डिवीजन है, ओवरऑल जो मियोसिस डिवीजन आप इसे कहते हो, ओवरऑल जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो जाते हैं, जबकि मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं एज देयर मदर सेल। सो आप देखेंगे कि एटलीस्ट किसी एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया है। यही थीम पूरे उस प्रेजेंटेशन पे अप्लाई होगी। यही जो बन जाएंगे बेटा लास्ट में ना, इसी को स्पर्मेटेड कह देते हैं। और इसी में अगर टेल लग गया, हेड लग गया, टेल हेड, तो यही बन जाता है स्पर्मेटोजोआ और प्रोसेस का नेम हो जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, थीम समझ में आ गई? चलिए आ जाइए अपने पेज पे वापस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। वो सारी चीजें मैंने एक पेज पे एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी देखिए फिर से एक बार, स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 फेज हुए, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। ये घटना घट कर रही है, पहले दिमाग में ये फिट रखिए अपने कि घटना घट रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और ये दिखा रहा हूं मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देखिए येलो कलर दिख रहा है, सब ये स्पर्मेटोजोआ है। ब्लू वाली जो लाइन है ये स्पर्मेटोगोनिया थी, जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन करके अपने नंबर को बहुत बढ़ा लिया। स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस डिवीजन किया, ढेर सारी सेल्स बन गई। अब जो सेल्स बनी है ग्रोथ करने के बाद, इन्हीं को नाम दे दिया हमने, इन्हीं को हमने नाम दे दिया है क्या? इन्हीं को हमने नाम दे दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी तक स्पर्मेटोगोनिया थे,
जब इन्होंने मल्टीप्लिकेशन करके ग्रोथ कर डाली तो बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए क्रोमोसोम नंबर जस्ट इक्वल है अभी, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन चल रहा था। माइटोसिस डिवीजन में कभी भी क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आप देखिए क्या हो रहा है, हमें एक सेल को दिखाना है क्योंकि फ्लो चार्ट काफी लंबा बन जाएगा। जो एक सेल के साथ होगा वही सबके साथ होगा। जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस का पहला स्टेप कंप्लीट किया। यू नो दैट वेरी वेल, पूरे स्टेप क्या है, मियोसिस है। और मियोसिस के दो स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। अभी मैंने बताया। तो मियोसिस जब फर्स्ट हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तो फिर से दो सेल बन गए, दोनों हैप्लॉइड थे। पता था आपको, मियोसिस जब फर्स्ट होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी कि 2n से n बचते हैं। 2n से n बचे, फिर से इसका नाम बदल दिया और नाम दे दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब पहला डिवीजन होने से पहले जो नाम था, जब ग्रोथ की थी हमारी स्पर्मेटोगोनिया ने, तो स्पर्मेटोगोनिया ने ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने मियोसिस का पहला डिवीजन कंप्लीट किया और बन गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट किया और देखिए क्या बन गया, स्पर्मेटिड। स्फेरिकल शेप में स्पर्मेटिड्स बन गए हमारे। ये वही स्पर्मेटिड है जो इसके पहले पेज में आपको बताया था कि स्पर्मेटिड पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि आप स्पर्मेटिड बना लें। फिर इस स्पर्मेटिड को मैच्योर कर दीजिए तो भाई साहब ऐसे दिखने लगेंगे। और ये जो ऐसे दिखने लगेंगे ये हमारे स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होंगे। तो पहले तीन स्टेप याद रखिए, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें कंप्लीट हो रहा, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया जो मदर सेल हुआ करती है, ये स्पर्मेटोगोनिया ने डिवीजन किया, ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बना डाली, ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया बना डाली। और इस स्पर्मेटोगोनिया में किसी एक, सभी ने, मैं तो बोल रहा हूं अभी, किसी एक ने अपना ग्रोथ कर दिया। ग्रोथ कर दिया तो इसका नाम रख दिया हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट वही मिलेगा, बस प्राइमरी और सेकेंडरी कर दीजिए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से खेल चालू हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने पहला मियोसिस डिवीजन किया तो बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी ने मियोसिस का सेकंड स्टेप कंप्लीट किया और बन गया स्पर्मेटिड्स। तो देखिए एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड बन गए। इसीलिए कहा जाता है जब मियोसिस किसी सेल में होता है तो एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ हमारे 4 डॉटर सेल बने। नाम क्या दिया हमने उसको, स्पर्मेटिड नाम दिया। स्पर्मेटिड के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। में दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए याद करिए वो दिन जब मैंने आपको बताया था सेल्स ऑफ सर्टोली के बारे में, सेल्स ऑफ सर्टोली, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सेल्स के बीच बीच में पाई जाती थी, जिसका एक काम हुआ करता था हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, उसको मैच्योर करना, साथ ही साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को सपोर्ट देने का काम होता था। तो हमारे देखिए कैसे स्पर्म्स घुसे जा रहे हैं सेल्स ऑफ सर्टोली, जैसे जन्मों जन्मों के भूखे हैं, घुसे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, घुसे जा रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो सेल्स ऑफ सर्टोली जो कि हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पार्ट है, वहां पर ये लोग बन गए। यानी जो हमारा स्पर्मेटिड था वो स्पर्मेटिड अब चला गया सेल्स ऑफ सर्टोली के पास। किस लिए चला गया, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स टू गेट nourishment, then they release to the lumen of seminiferous tubule, it is called spermination। 3 हेडिंग कंफ्यूजन वाली जो आप हो सकता है कंफ्यूज कर रही हो। सबसे पहली हेडिंग आपने पढ़ी स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड हेडिंग स्पर्मियोजेनेसिस एंड थर्ड आपने पढ़ी है स्पर्मिएशन। 3 हेडिंग, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू आपने स्पर्मेटिड बनाया जो कि शेप में स्फेरिकल था। स्पर्मेटिड स्फेरिकल से लीनियर हो गया। अभी स्पर्मेटिड ऐसे थे, अब स्पर्मेटिड थोड़ा लीनियर हो गए, तो ये बन गए आपके क्या, इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया आपने, इस प्रोसेस को नाम दे दिया आपने स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस तैरते हुए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सेल्स ऑफ सर्टोली के अंदर।
जैसे सेल टॉप सर्टोली में जाएंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, नरिशमेंट लेंगे और ये तैयार हो जाएंगे किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। तो 3 नेम है, कंफ्यूज मत हो। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फ्रॉम स्फेरिकल शेप changes from spherical shape to linear shape is called spermiogenesis, and the formation of mature spermatozoa is called spermation। वही चीज मैंने बताई आपको यहाँ पर कि जो हमारे स्पर्मेटिड्स बन गए, ये स्पर्मेटिड्स हमारे स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुए। स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गए, हमारा ये स्पर्म तैयार हो गया जिसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। वही क्या है हमारा स्पर्म होता है। और स्पर्म इस तरीके से हमने स्पर्म बना लिया। अब स्पर्म आगे जा करके कहां जा रहा है? स्पर्म देखिए बनने के बाद फ्लोट करता हुआ कहां पहुंच रहा है? सेल्स ऑफ सर्टोली में जा रहा है। सेल्स ऑफ जब सर्टोली में पहुंचा तो नरिशमेंट लिया इसने, और नरिशमेंट लेकर के, ताकत लेकर के ये कूद पड़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में। व्हाट इज द मीन ऑफ ल्यूमन? ल्यूमन का देखिए कितने प्यारे से दिख रहा है इसमें दौड़ते हुए। ल्यूमन क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं ल्यूमन। तो जो स्पर्म बन रहे हैं हमारे, ये पेरिफेरल रीजन पे बने और कहां भेज दिए गए? इनको भेज दिया गया ल्यूमन में कि अब तुम खाना पीना खा करके सेल टॉप सर्टोली में मैच्योर हो करके आप बढ़ रहे हैं अब अगले सफर पे, और ये सफर ल्यूमन में हो गया। ल्यूमन से पहुंचेंगे रेटिटेस्टिस, फिर आपको बताइए कहां तक जाएंगे। तो ये तो मेन था स्पर्मेटोजेनेसिस, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। आगे चलते हैं, बात आती है सर स्पर्म दिखता कैसे है? देखिए स्पर्म कैसे दिखता है। एक स्पर्म नॉर्मली कंडीशन पे आप जो देखते हैं वो स्पर्म नहीं देखते हैं, आप जो देखते हैं वो सेमिनल फ्लूइड और स्पर्मेटोजोआ का मिक्सचर देखते हैं। वो मिल्की फ्लूइड जो देखते हैं वो फ्लूइड एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए होता है, उसमें हमारे छोटे छोटे स्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लोट करते हैं, स्विम करते रहते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं या स्पर्मेटोजोआ की बात करते हैं, जो बड़ी मेहनत से बनाया गया है। 3 फेज को पार करके बनाया गया है। पहला फेज था आपका कौन सा? मल्टीप्लिकेशन फेज, देन दूसरा ग्रोथ फेज, देन तीसरा मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन बोला इसीलिए गया था क्योंकि हमारा बना हुआ स्पर्मेटिड अब मैच्योर होकर के स्पर्मेटोजोआ बन गया है। एक स्पर्म के 3 पार्ट करेंगे, एक उसका हेड पार्ट, दूसरा मिडिल पीस, एंड थर्ड वन इज जो आप लंबा देख रहे हैं, थर्ड वन इज ये है उसका टेल वाला पार्ट। यानी फर्स्ट पार्ट हेड, सेकंड पार्ट आपका मिडिल पीस एंड थर्ड पार्ट है आपका टेल। ये एनसीईआरटी में डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया है, मैंने थोड़ा सा इसको अच्छा करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम और इधर में दिखाया है। तो जो हमारा हेड होता है और मिडिल पीस और टेल, एक पूरे मैच्योर स्पर्म की लेंथ कितनी होती है? तो एक मैच्योर स्पर्म जो होता है हमारा वो 60 माइक्रोन का होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी 0.06 मिलीमीटर का होता है। स्पर्म इज एनवेलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए एक सेल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनवेलप होगा ही होगा क्योंकि एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, पूरे लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। स्पर्म हैज 3 रीजन, फर्स्ट इज हेड, सेकंड मिडिल पीस एंड थर्ड टेल। एक एक के बारे में जानते हैं किसकी क्या क्वालिटी। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो हेड और मिडिल पीस से बनता है। देखिए कैसे बनता है हेड और मिडिल पीस से क्वेश्चन। पहले हेड पे चर्चा कर लेते हैं। हेड ओवल शेप होगा, फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। इस हेड के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और हेड पे ये ऐसा आपको एक्रोसोम मिलता है। ये एक्रोसोम बताया जाता है गाल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। ये बहुत सारे एंजाइम्स बियर करता है जिससे ये ओवम के वॉल्स को, अभी ओवम पढ़ेंगे, ओवम के वॉल्स को रप्चर पेनिट्रेट करने का काम करता है हमारा एक्रोसोम। तो एक्रोसोम इज फॉर्म्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम का मतलब ही होता है लाइसिस करने वाला। लाइसिस करने का मतलब गलाने वाला एंजाइम रखता है, इसलिए इसको बोला गया लाइटिक एंजाइम। बिहाइंड द हेड इज एन नेक। सिंपल सी बात है, हेड के नीचे क्या है हमारा, पीछे की तरफ नेक है हमारा। चलिए नेक पे आते हैं। तो यहाँ पर हेड पे जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है एक्रोसोम है क्या। तो एक्रोसोम क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही होता है जिसमें लैक्टिक एंजाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है कि
ओवम के वॉल्स को पेनिट्रेट करने वाले एंजाइम्स, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला चलिए, हेड पार करने के बाद अब हम पहुंचते हैं मिडिल पीस पे। मिडिल पीस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मिडिल पीस में एक एक्साइल फिलामेंट होता है। ये जो आप फिलामेंट देख रहे हैं ये मिडिल पीस से होता हुआ जा रहा है, ये अंदर की तरफ ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे गया हुआ है। तो मिडिल पीस में एक एक्साइल फिलामेंट है, साथ ही आप येलो कलर के देख रहे हैं ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आते ही हमारे जहन में एक बात आ जाती है कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो यहां पर भी ये एनर्जी देने का काम करेगा। खाना दे रहे थे सेमिनल वेसिकल, और उस खाने से खाने का ऑक्सीडेशन करा करके बनाई जाएगी एनर्जी, वो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए रहे हैं हमारे मिडिल पीस पे पाए जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। एनर्जी बहुत जरूरी है इनके मोटिलिटी के लिए। अगर ये मोटाइल नहीं होंगे तो भैया लंबा सफर है। कहां बने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, स्पर्मेटोगोनिया से, वहां से पूरा सेवन पाथ पार करके वजाइनल ट्रैक पे जाना, फिर वहां पर वजाइनल ट्रैक से यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब, लंबा सफर है। न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी और न्यूट्रिशन की जरूरत सेमिनल प्लाज्मा ने पूरी करी और माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको एनर्जी में बदला और हमारा चल पड़ा है स्पर्म अपने सफर पे। आते हैं लास्ट पीस पे, वो है हमारा लास्ट रीजन टेल। टेल देखते ही सब समझ गए होंगे कि टेल एक मोटिलिटी ऑर्गन है हमारे स्पर्म का। ऐसे ऐसे फ्लोट करता है, ऐसे ऐसे फ्लोट करता है। तो टेल क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। देखिए सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये है सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। ये सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट जो होता है ये एक तरीके के प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर से मिलकर के हमारा ये मोशन करते रहते हैं। तो सेंट्रल जो एक्सियल फिलामेंट है, ये सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट एक तरीके के प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स हैं जो स्पर्म को, टेल को मोटिलिटी देते हैं। The sperm moves fluid medium and female genital tract by the undulating movement of the tail. टेल के मूवमेंट की हेल्प से ये यूरिनरी ट्रैक्ट को पार करते हुए फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। तो एक तरीके से इनको डायरेक्शन देने का भी काम करता है हमारा टेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने दो जगह बने, यहाँ पर हेड पे बनेगा एक्रोसोम, possesses lytic enzyme, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोवाइड एनर्जी। तो याद रखिए आपने स्पर्म के 3 पार्ट किए, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ हार्मोनल चेंजेस की, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। आपके अंदर भी एक सवाल उठ रहा होगा कि सर स्पर्म बनाने के लिए कौन बताता है, स्पर्म को मैच्योर करने के लिए सर कौन बताता है? बॉडी के अंदर तो कोई भूत प्रेत बैठा नहीं हुआ जो बताएगा। तो इस मैसेज को कन्वे करने के लिए कि स्पर्म कब बनना है, कब स्पर्म मैच्योर होना है, इस चीज को बनने के लिए हमारे हार्मोन्स रिस्पांसिबल होते हैं। और वही मैंने यहाँ पे हेड डाली है, रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज हार्मोन्स? तो हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर मतलब केमिकली मैसेज। ब्रेन हमारा मैसेज देता है केमिकली कि भाई हर्ट, तुम्हारी बीट बढ़ जाए, भाई किडनी फिल्ट्रेशन बढ़ाओ, भाई टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो ये जो सारे मैसेज जा रहे हैं ये हमारे हार्मोन्स के थ्रू मैसेज जाते हैं। तो वही हम हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन्स हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है क्या? हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सेक्रेट करता है, इसका नाम है GnRH। GnRH का मतलब होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए गोनाडोट्रोपिन ये लिखा हुआ है, गोनाडोट्रोपिन, आगे R और H का मतलब होता है रिलीजिंग, NG रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये गोनैड्स को बताएगा भैया सेक्रेट करिए, स्पर्म बनाना चालू करिए।
तो ये जो निकल रहा है ये हाइपोथैलेमस से निकला। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का एक पार्ट था जहां से ये हार्मोन रिलीज किया गया, और वो हार्मोन हमारा हुआ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब सेक्रेट हुआ तो ये पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन के यानी फोर ब्रेन, आपके ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, उस थ्री पार्ट में पहले पार्ट फोर ब्रेन में मटर के दाने की तरह, पी सीड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला GnRH, कहां पहुंचा? आपके जो फोर ब्रेन है उसी के एक ग्लैंड पे से पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे लटकता रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उस पिट्यूटरी ग्लैंड पे बैठा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो हार्मोन सेक्रेट कर दिए, जिसे हमने बोला 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। यानी कहा जाता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लेकिन पिट्यूटरी के भी ऊपर एक हमारा ग्लैंड है, वो है हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी को बता रहा है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को बढ़ाना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे बताएगा? वो भी केमिकल मैसेज भेज रहा है। उसने केमिकल मैसेज क्या भेजा? GnRH। ये GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ और ये पहुंचा पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी ने इस मैसेज को लिया और तुरंत इसने 2 हार्मोन्स रिलीज कर दिए। कौन से 2 हार्मोन रिलीज किए? एक किया LH, दूसरा किया FSH। याद रखिएगा हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब है F फॉर फॉलिकल, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन, बन गया FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इधर LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? एक्ट ऑन लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स कौन से सेल्स होते थे? याद करिए, इंटरस्टिशियल सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ सेल्स पाई जाती थी, जिसे लीडिक सेल्स कहा जाता है। लीडिक सेल पे क्या? लीडिक सेल ने तुरंत एंड्रोजन हार्मोन निकाल दिया, एक तरीके का मेल हार्मोन है जो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस हो, यानी जो हम लोग पढ़ के आए हैं ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, उस स्पर्मेटोजेनेसिस को फेस कर रहा है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस हो तो हमारा स्पर्मेटिड बने, स्पर्मेटिड आगे बढ़ के स्पर्मेटोजोआ बने। तो ये कौन देख रहा है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इधर चलाइए, FSH काम क्या कर रहा है? FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में थी तो सेल ऑफ सर्टोली, बाहर चले आएंगे तो इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिक सेल्स। तो सेल्स ऑफ सर्टोली क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं सेक्रेशन ऑफ फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। वही स्पर्मियोजेनेसिस है जहां पर हमारे स्पर्म मैच्योर होंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे और ये फर्टिलाइजेशन के आगे तैयार होंगे। तो उनको न्यूट्रिशन देने के लिए भी सेल्स ऑफ सर्टोली को मैसेज भेजा जाता है, और वो मैसेज किस हार्मोन के थ्रू जाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू। तो देखिए कैसे हार्मोन, कैसे हमारा ब्रेन हमारे हार्मोन को बनाने में कंट्रोल कर रहा है, कैसे हमारे स्पर्म को बनाने में कंट्रोल कर रहा है। इसलिए कहा जाता है सारा खेल दिमाग का है। दिमाग का खेल इन से दिमाग हार्मोन रिलीज कर रहा है। फिर से देख लीजिए, हार्मोनल कंट्रोल पे आता है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको हाइपोथैलेमस याद रखना है, हाइट पे है, ऊंचाई पे, सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचा जो पी सीड की तरह है। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही केमिकल पहुंचा, पिट्यूटरी ग्लैंड तिलमिला उठे और पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन रिलीज कर दिए। वो 2 हार्मोन में एक हार्मोन हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, दूसरा हमारा FSH था, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने लीडिक सेल पे काम किया और एंड्रोजन निकाल दिया, जिसे मेल हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। एंड्रोजन ने हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को चालू कर दिया, स्पर्म की फैक्ट्री चालू हो गई, मशीनरी चालू हो गई, पावर कनेक्शन जुड़ गया। इधर हमारे FSH ने क्या काम किया? सेल्स ऑफ सर्टोली को बताया भाई सेल्स ऑफ सर्टोली जल्दी तैयार हो जाओ, स्पर्म बनने वाला है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराइए, सब कुछ करिए। और जब सारा कार्यक्रम हो जाता है तो हमारा एक बेहतरीन सा स्पर्मेटोजोआ, एक हेल्दी स्पर्मेटोजोआ तैयार है आगे की लड़ाई के लिए। तो ये था हमारा रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें। द ह्यूमन मेल ejaculate about 200 to 300 million sperms during a coitus। कोइटस का मतलब जब वो एक मेटिंग करता है, एक कॉपुलेशन करता है, उस कॉपुलेशन के बीच एक कॉपुलेशन में about 4 ml फॉर अ हेल्दी पर्सन about 4 ml स्पर्म रिलीज होता है।
यानी कि स्पर्म कहते हैं, हम उसे कहते हैं सीमेन, क्योंकि स्पर्म विथ सेमिनल प्लाज्मा कॉल्ड सीमेन। सीमेन जो रिलीज हुआ 4 ml था और उस 4 ml सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। सोचिए कितने कीमती है ये हमारे स्पर्म। एक बार इजैकुलेशन में 4 ml स्पर्म गया, जहां पर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। For normal fertility, at least 60% sperm must have normal shape and size. 60% स्पर्म जो है नॉर्मल शेप एंड साइज के, 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, यानी 60% नॉर्मल होंगे, उनमें से 40% जो है एक विग्रस मोटिलिटी रखते हैं। इस तरीके से हमारे टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस की जानकारी यहीं तक। आज हमने सीखा गैमेटोजेनेसिस के बारे में, जहां पर सबसे पहला हमने उठाया स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को 3 फेजेस में कंप्लीट किया। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 पार्ट में ले गए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, देन स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि 3 फेज हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, स्पर्मेटोगोनिया ढेर सारी हो गई। ग्रोथ फेज, स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ कर चुकी है तो बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसमें डिवीजन हुआ तो जो 2 सेल बनी वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर उनमें डिवीजन हुआ, 4 बने तो वो बन गए स्पर्मेटिड्स। वो मैच्योरेशन फेज था जहां पर वो मैच्योर हो गए। इसके बाद स्पर्मेटोजोआ बने ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और लास्ट में स्पर्मिएशन के थ्रू उनको न्यूट्रिशन दिया गया, नरिश किया गया आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। फिर हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर को जाना, जहां पर उसके 3 पीस होते थे, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। हमने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको, हेड में क्या पढ़ना है, मिडिल पीस में क्या पढ़ना है, टेल में क्या पढ़ना है। एंड हार्मोनल बैलेंस हमने देखा, कैसे हमारा ब्रेन बैलेंस करता है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा भी होगा, और हम ऐसे ही वीडियो आपको भेजते रहेंगे। बस आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है, जो आप पूरी करते रहेंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेल खत्म करने के बाद अब हम फीमेल के पास चलेंगे, यानी oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओके स्टूडेंट्स, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।